फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे चैनल द इंडियन एकेडमी पे। मैं एक फिर से नए वीडियो में आपके साथ आया हूँ, आपके पास आया हूँ। ये है आपका सेट 39। ओके, मैंने ऑलरेडी सेट 38 तक आपको करा दिया है। एमटीएस का अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि एमटीएस का मैं टोटल 300 पेपर का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, जिसमें से मैंने 38 करा दिया है। ठीक है, आप सारा कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है। ये सिर्फ एमटीएस के लिए ही नहीं, सीएचएसएल आपका जो आएगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सीएचएसएल का भी जीके देखा हूँ। बहुत सारा है ना, एमटीएस से पूछा हुआ क्वेश्चन उसमें है, इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि फार्मेसी संशोधन विधेयक, ठीक है, 2023 3 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, जो कौन से अधिनियम में संशोधन करता है? देखिए, आपका जो फार्मेसी विधेयक है ना, जो अभी 2023 में लाया गया, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपके लिए क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी ये पूछ सकता है कि भाई फार्मेसी अधिनियम भारत में कब आया था? तो जब आपका देश आज़ाद हुआ था ना 1947 में, तो उसके बाद से ही अधिकतर एक्ट आपका जो है वो भारत में आया था। तो ये जो आपका फार्मेसी अधिनियम है वो 1948 में आया था, जिसको आपका संशोधन किया गया 2023 में। ठीक है, ये फार्मेसी शिक्षा के लिए लाया गया था। ठीक है, आपका जो फार्मेसी होता है ना उसके एजुकेशन के लिए, उसके विकास के लिए लाया गया था। चलिए, अब कह रहा है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नए साल की शुरुआत के रूप में लोसर मनाया जाता है? देखिए, लोसर जो है ना, ये आपका बहुत जगह पे मनाया जाता है। लोसर को आप कह सकते हो कि जो तिब्बती लोग हैं ना, वो तिब्बती लोग हैं। तिब्बती का न्यू ईयर, जो कैलेंडर का जो नया जो महीना होता है ना, वो लोसर आपका जो है फेस्टिवल मनाते हैं उन लोग न्यू ईयर के रूप में। ठीक है, तिब्बती लोग, तिब्बती के जो बौद्ध लोग हैं वो लोग। और लोसर भारत में जो है आपका, भारत में लोसर किस स्टेट में मनाया जाता है? तो आपका 2 स्टेट आप याद रखिए, एक है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और एक है आपका लद्दाख। ठीक है, चलिए, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, ये दोनों याद रखिएगा। चलिए, मैंने आपको आपके जितने भी न्यू ईयर के फेस्टिवल हैं वो मैं वही बताया तो नहीं हूँ अपने चैनल पे, इसलिए मैं आज बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए पहले केरल का देखते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं तो वही मैं बता रहा हूँ। आप अगर आपको आप याद नहीं किए होगे तो आप नोट कर लो, जितना भी मैं अभी लिखवाऊँगा आप उसको मेंशन कर लो। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ पे केरल का देखते हैं। तो भाई केरल जो है, इसमें 2 पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। एक आपका ओणम होता है, ठीक है, और एक आपका होता है क्या चीज़, तो विशु। ठीक है, विशु। तो जो ओणम होता है ना, ओणम क्यों मनाया जाता है केरल में? ओणम इसलिए मनाया जाता है कि आपका जो कटाई होता है ना पौधे की, तो उसके खुशी के अवसर पे ओणम त्यौहार, ओणम फेस्टिवल वहाँ के लोग मनाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर केरल का न्यू वर्ष पूछेगा, नया साल की शुरुआत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये आपका विशु होता है। ठीक है, चलिए, अब केरल के अलावा और क्या हम बता सकते हैं? तो केरल के अलावा क्या इंपॉर्टेंट है आपका? केरल से सटा हुआ तमिलनाडु। ठीक है, तो भाई तमिलनाडु, तमिलनाडु का न्यू ईयर कौन सा होता है? तो ये होता है पुथांडु। ठीक है, पुथांडु। ओके, चलिए, तमिलनाडु हो गया। एक और साउथ इंडिया का स्टेट है इंपॉर्टेंट, अरुणाचल नहीं, अरुणाचल तो हो गया, हाँ अरुणाचल प्रदेश। चलिए, अरुणाचल प्रदेश तो बता दिया ना मैं, लो सर। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के लिए क्या है दोस्त? तो आंध्र प्रदेश में न्यू ईयर के रूप में उगाड़ी मनाया जाता है। क्या? उगाड़ी। चलिए, अब क्या, कौन सा स्टेट? तो मुंबई, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपका होता है गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा। ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आप नोट करते रहिएगा सारा। और क्या, तो कौन सा बंगाल का देख लेते हैं ना, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में एक आपका जो आपका न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है वो है आपका पोइला बैशाख। ठीक है, पोइला बैशाख, बैशाख। चलिए, तो अधिकतर आपका सारा स्टेट हो ही गया, जो इंपॉर्टेंट है आपका हो ही गया। एक होता है पारसियों का कौन सा फेस्टिवल? नवरोज। ठीक है, तो आपका सारा फेस्टिवल मैं यहाँ पे करा दिया हूँ न्यू ईयर के रूप में। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम में इतने ही से आएंगे आपको, या तो तमिलनाडु का पूछेगा, अरुणाचल का पूछेगा, ठीक है, या केरल का पूछेगा। ठीक है, इसके आगे इससे बाहर नहीं पूछता है एसएससी। अब कह रहा है कि कनक रेले, जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किसकी कलाकार थी? देखिए, आपकी जो कनक रेले हैं वो किस शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड हैं, जो कि कहाँ पे जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की है। तो भाई ये क्वेश्चन एक बार शायद कर चुका है ना पीपीवाईक्यू में। अगर आप मेरे साथ लगातार आप पीवाईक्यू में बने हुए हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप रिपीटेड देखोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितने भी क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा दिया है, सबसे पहले आप जाके उसको सारा देखिए। उसके बाद आपको सारा क्वेश्चंस बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि या तो वही पूछ रहा है या तो उससे रिलेटेड पूछ रहा है। पैटर्न सारा सेम ही शो कर रहा है, इसलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। चलिए,
ये कह रहा है कनक रेले, तो कनक रेले किसकी कलाकार थी? तो ये आपकी मोहिनीअट्टम। अब है कि भारत में प्रांतीय प्रशासन में द्वैत प्रशासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? देखिए, आपका द्वैत शासन प्रणाली होता क्या है, पहले ये समझिए, ठीक है। तो हम लोग हिस्ट्री के पार्ट में चलते हैं थोड़ा, क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन किया है। तो भाई ये द्वैत शासन प्रणाली है जो ना, द्वैत शासन प्रणाली वो होता है कि आपका जो प्रांतीय शासन है, प्रांतीय शासन है ना, यहाँ पे अंग्रेज जो है इस प्रणाली के तहत प्रांतीय शासन को 2 भागों में डिवाइड कर दिए, ठीक है। एक आपका आरक्षित भाग में, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी में, और एक हस्तांतरित भाग में, ठीक है। आरक्षित भाग में किसको रखें? तो भाई आपके जो भी पुलिस की सेवा है, ठीक है, आपकी पुलिस हो गई, ओके, आपका राजस्व हो गया ना, ये सारे इंपॉर्टेंट जो आपका न्याय हो गया, जो न्याय करेंगे, ठीक है, कोर्ट वोट, वो सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया अंग्रेज़ों ने। लेकिन जो आपका हस्तांतरित क्षेत्र में डाले उसको क्या डालें? तो भाई कृषि हो गया आपका, ठीक है, आपका स्वास्थ्य हो गया और शिक्षा हो गया, इसके जो आपके कार्य हैं वो भारतीय मंत्री देखेंगे। यानी कि 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक अंग्रेज़ देखेंगे और एक भारतीय देखेंगे। उसी को कहते हैं द्वैत शासन प्रणाली, और भी प्रांत स्तर पे, सिर्फ प्रांत स्तर पे। ये आपके स्टेट या कंट्री लेवल पे नहीं था, ये सिर्फ प्रांत स्तर पे था, कि प्रांत स्तर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, और आपके एक भाग को भारतीय लोग चलाएंगे और एक भाग को आपके अंग्रेज लोग चलाएंगे। और इम्पोर्टेंट जो आपका पुलिस हो गया, उस टाइम में इम्पोर्टेंट ज़्यादा कौन था? पुलिस था, सारा कंट्रोल पुलिस के पास थी, तो वो अपने हाथों अंडर ले लिया अंग्रेज़ों ने। तो भाई इसे माना जाता है कि ये जो आपका स्वशासन की, ठीक है, स्वशासन की आपका ये पहला पहल था भारतीयों के लिए, ठीक है, ऐसा ये कहा जाता है। तो भाई ये द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत आया था? तो ये था आपका 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसे हम लोग बोलते हैं माउंटबेटन चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं इसे, माउंटबेटन, ठीक है, माउंटबेटन चेम्सफोर्ड सुधार। आप इसे लिख लीजिएगा, क्योंकि पूछ सकता है कि किस अधिनियम को, भारत सरकार अधिनियम को माउंटबेटन चेम्सफोर्ड आपका सुधार कहा जाता है। तो आपका 1919, ठीक है। आपका 1909 में क्या आया था? देखिए, आपको याद होगा कि 1905 में आपका भारत और बंगाल का विभाजन हुआ था, और किस पे? तो धर्म के नाम पे हुआ था, ठीक है। कौन किया था? लॉर्ड कर्जन किया था, ओके। चलिए, तो भाई जब धर्म का विभाजन हुआ था ना, तो उसी समय से आपके भारत में हिंदू और मुसलमान में फूट आ गया था, ठीक है। और 1905 में तो हुआ ही था, 4 वर्ष के तुरंत बाद वो जो है ना, इस अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम को ला गए। तो इसे हम लोग कहते हैं आपका क्या बताइए? भारत सरकार अधिनियम 1909 को किसका अधिनियम कहते हैं हम लोग? मॉर्ले मिंटो सुधार, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार, ठीक है। तो मॉर्ले मिंटो सुधार क्या था? तो भाई वो क्या कि आपके मुसलमानों को एक आरक्षित जो है ना निर्वाचन क्षेत्र दे दिया, ठीक है। मुसलमानों के लिए एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की। तो भाई इस यहाँ से आपका जो है भारत में हिंदू और मुसलमान में डिवीजन स्टार्ट हो गया। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या होता है भाई? तो ये एक तो भाई पूरा टोटल आपके भारत के संविधान से अभी भी लिया गया है। और आपका जो द्वैत शासन प्रणाली थी ना, द्वैत शासन प्रणाली को भारत सरकार अधिनियम 1935 खत्म कर देता है। जो 1919 में लाया गया था, तो ये द्वैत शासन प्रणाली, इसको खत्म कौन करता है? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। चलिए, और आपका 1947 तो आप जानते हो, जिससे भारत और पाकिस्तान का 2 अलग देश बना, भारत सरकार अधिनियम 1947 के तहत, ठीक है। तो ये सारे आपके जो भी अधिनियम्स है वो हिस्ट्री के चैप्टर में उसको देख लिए हम लोग, ठीक है। अब कभी भी अगर आपसे 1919, 9, 35 के बारे में पूछेगा तो आप बता दोगे। चलिए, 1919 ना, कह रहा है कि भारत के किस भाग में ठंडी पर्वतीय जलवायु देखी जाती है? देखिए, आपका ठंडी कहाँ पे देखा जाएगा? तो जम्मू कश्मीर के लोग बहुत वहाँ ठंडे होते हैं। तो जम्मू कश्मीर किस जगह पे है? लद्दाख बहुत ठंडा, आपका लद्दाख में बहुत बड़ा क्या है? तो कोल्ड डिजर्ट है, ठीक है। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर किस साइड है भारत के? तो उत्तर साइड में है ना। चलिए, उत्तर, यार उत्तर। चलिए, अब कह रहा है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो भाई मौर्य वंश के बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, ये अशोक उन्हीं के आपके पौत्र थे, यानी कह सकते हैं बिंदुसार के पुत्र अशोक, ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य। अब कह रहा है 31 अक्टूबर 2023 तक 17वीं लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य शफीकुर रहमान वर्ग किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो भाई ये जो शफीकुर रहमान है ना, ये आपके समाजवादी पार्टी से थे, ठीक है, जो कि यूपी की एक पार्टी है आपकी समाजवादी पार्टी, ओके। चलिए, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है? भाई ये क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू में कितने बार देखा है, ठीक है। आपका कौन सा है? तो गरीबी और भारत में अंग्रेजी शासन का अन्याय, ठीक है, ये अर्थशास्त्र पर लिखी गई बुक है, ओके। अब कह रहा है कि के.एम. मुंशी द्वारा लिखित ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ पाटन मूल रूप से किस भारतीय भाषा में लिखा गया था? देखिए, आपके जो के.एम. मुंशी है ना, वो गुजराती लेखक थे, ठीक है। आपका जो स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम में ये लेखक थे, तो इन्होंने अपना जो बुक है द ग्लोरी ऑफ पाटन, ये गुजराती भाषा में लिखते हैं, ओके। चलिए, ओके।
अब कह रहा है कि पंजाब ने विधान परिषद को किस तिथि को समाप्त किया था। देखिए आपका जो पंजाब है भाई, ठीक है, वो अपने विधान परिषद को, जैसे स्टेट में जैसे आपका संसद में, ठीक है, संसद में दो आपका परिषद होता है ना, एक लोकसभा एक राज्यसभा, उसी प्रकार आपका स्टेट में, स्टेट लेजिस्लेचर में आपका दो पार्ट होता है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधान परिषद, तो भाई विधान परिषद सिर्फ 6 ही स्टेट में है। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया आपके कौन कौन से स्टेट हैं, ठीक है। और विधानसभा जो है ना, वो आपका जो हम लोग चूज करते हैं, जितने भी आपके प्रतिनिधि हैं चुनते हैं, वो आपके विधानसभा में जाते हैं। तो भाई पंजाब में भी विधान परिषद था आपका, जिसको हम लोग उच्च सदन भी कहते हैं। तो भाई इसको समाप्त कर दिया गया था कब, तो 1 जनवरी 1970 को, ठीक है। पंजाब में विधान परिषद को आपका समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ ज़रूरत नहीं थी विधान परिषद की। चलिए ओके, अब कह रहा है कि हल्दी में मौजूद आपका रासायनिक यौगिक कौन है। तो भाई हल्दी में जो रासायनिक यौगिक होता है ना, जिसके कारण हल्दी पीला भी होता है, ठीक है, ये होता है आपका करक्यूमिन, ठीक है, करक्यूमिन। चलिए ऑप्शन ए। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इंदौर घराने की स्थापना की। देखिए इंदौर घराने के लिए मैं बताया था कि ये क्वेश्चन कर भी चुका है या नहीं भी किया है, तो मैंने जब भी कोई घराना का स्थापना पूछा है तो मैं इसके साथ साथ इंदौर घराना, आगरा घराना, जितने भी घराना है मैं बताता था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो के साथ एनालिसिस कर रहे हो ना, तो आप सिर्फ क्वेश्चंस एक क्वेश्चन नहीं बनाओगे, साथ साथ आप 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देख लोगे, जो कि बाद में वही क्वेश्चंस आपके PYQ में देखने को मिले। आप मेरे अगर PYQ देख रहे होगे तो मैंने इंदौर घराने के बारे में कितनी बार आपको बता चुका है कि भैया इंदौर घराने के संस्थापक कौन है। तो कौन है, तो इस दौर में ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है भैया, उस्ताद आमिर खान, ठीक है, आमिर खान। चलिए आपके खुदा बख्श, मैंने खुदा बख्श के भी बारे में बताया था आपको। खुदा बख्श किस घराने के संस्थापक हैं, तो ये आपके आगरा घराने के एक और व्यक्ति हैं, जो कि जिन्हें कहा जाता है शुजान खान, ठीक है, शुजान खान। चलिए तो खुदा ने क्या बख्शा है भैया, ताजमहल बख्शा है आपके शुजान खान को। तो कहाँ से है वो, आगरा। ताजमहल कहाँ है, आगरा। चलिए तो आपका उस्ताद आमिर खान। कह रहा है कि मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला शैली के संदर्भ में पियत्रादुरा। देखिए पियत्रादुरा भाई SSC में कितनी बार पूछ चुका है कि पियत्रादुरा क्या है। देखिए क्या है ना कि आपका CGL MTS CHSL CPU, ठीक है, और आपका एक स्टेनो, ठीक है, स्टेनो, ये जितने 5 एग्ज़ाम हैं आपके, पाँचों का जितने जीके है ना, MTS का जीके कभी स्टेनो में डाल देता है, स्टेनो का जीके CGL में डाल देता है, CGL का CHSL में, CPO का आपका MTS में। तो भाई जीके को आपका क्या कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है, अलग से कहीं नहीं ला रहा है। पियत्रादुरा आप कितनी बार आप देखोगे CGL के एग्जाम में पूछा गया है, स्टेनो में पूछा गया है, ठीक है, और ये अभी MTS में भी है। तो भाई ये क्या है, तो आपका अर्ध कीमती पत्थरों से बने पुष्प डिजाइनों से दीवार की सजाना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने हर एक आपके जितने भी क्वेश्चन, आपके जितने एग्ज़ाम होते हैं ना, CGL के, CHSL का, CPO का, सबका कम से कम 5 वर्षों का PYQ मैंने सबका एनालिसिस कर लिया है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं इतना डीप स्टडी करने के बाद, एनालाइज करने के बाद मैं बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन बस इंटरचेंज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए नए क्वेश्चंस बहुत कम बन रहे हैं, अगर वो बन भी रहे हैं ना तो करंट अफेयर से रिलेटेड बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आज भारत के मध्य प्रदेश में कोई घटना हो गया, तो भाई मध्य प्रदेश के हिस्ट्री से कुछ पूछ देगा कि भाई इस भीमबेटका कहाँ पे है, यानी कि उसके रिलेशन से पूछ देगा, है ना, वो चीज़ कर रहा है, नहीं तो नया कहीं से नहीं ला रहा है। तो आपका पियत्रादुरा कहाँ का है, तो पियत्रादुरा क्या है भैया, तो आपकी जो अर्ध कीमती पत्थर है उसको दीवारों में सजाना, ठीक है, वो है आपका पियत्रादुरा। चलिए ओके, ये कहाँ से भाई, तो पियत्रादुरा जो है ना आपकी, वो ईरान से ये ली गई है वास्तुकला, ईरान से। फिर ईरान से आपका फिर आपका क्या आया, तो फिर मुगलों ने इसको अपनाया, ठीक है। तो ये आपका जो पियत्रादुरा है ना आपका, ताजमहल जानते हो आप लोग, ताजमहल में भी इसका यूज हुआ है, इस शैली की, पियत्रादुरा की। चलिए अब कह रहा है कि कृषि का रबी मौसम अक्टूबर नवंबर शुरू होता है और समाप्त कब होता है। देखिए रबी फसल के बारे में, जायद फसल के बारे में, खरीफ फसल के बारे में, ठीक है, मैंने कितनी बार अपने वीडियो में बताया है आपको कि ये कब आपका उगाया जाता है और कब काटा जाता है, ठीक है। तो भैया ये अक्टूबर नवंबर में उगाया जाता है और आपका मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई होती है। एग्जाम्पल आपका रबी फसल का तो गेहूँ हो गया, ठीक है। चलिए और बाकी जो भी आपको अगर कंफर्म करना है तो आप मेरे PYQs के जितने भी वीडियोज़ हैं आप उसको देख सकते हो, ठीक है। आपको जायद फसल के बारे में भी, खरीफ फसल के बारे में भी पूरा डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगा। चलिए अब कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, भाई ये भी सेम चीज़, सेम क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, का रासायनिक सूत्र क्या है, तो भाई बाई लग गया बीच में, तो भाई NHCO3, H लग जाएगा तो भैया बाई लग जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं खाने का सोडा, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, NHCO3 को। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। NaCl क्या होता है, लवण होता है, नमक होता है ना।
सोडियम क्लोराइड इसे कहते हैं। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसको ये बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है। तो भाई सोडियम कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है, धोने का सोडा आप कह सकते हो। चलिए आपका ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। भाई ये जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है आपका कास्टिक सोडा, ठीक है, इसे कास्टिक सोडा कहते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि भाई आपको नेक्स्ट PYQ में मिल जाएगा कि कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको जितने भी हैं सारे का नाम जो है नोट कर लीजिएगा आप। तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको हम लोग आपको खाने का सोडा भी कहते हैं। हो सकता है कि पूछ दे कि खाने का सोडा का क्या सूत्र है, तो आपका NaCO3, कास्टिक सोडा का क्या सूत्र है, NaOH आपका, ठीक है। आपका वॉशिंग सोडा का क्या सूत्र है, तो आपका Na2CO3। चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत वस्तुओं की विशेषताओं में से एक है। देखिए पूंजीगत वस्तुओं की विशेषताओं, पूंजीगत वस्तु क्या होता है, ये अक्सर जो है ना आपके कंपनी के जो लोग हैं, जो कंपनी में मालिक हैं, वो पूंजीगत वस्तुओं का यूज करते हैं, ठीक है। ये सस्ती होती हैं, और मतलब सस्ती क्या बोल सकते हैं, ये टिकाऊ होते हैं। मेन आपका टिकाऊ होगा, क्योंकि इसी के थ्रू जो है पूंजीगत वस्तुओं से ही जो है वो आपके जो उनका मेन प्रोडक्ट होता है वो बनाया जाता है। तो ये टिकाऊ होते हैं, ज़्यादा सूटेबल आपका टिकाऊ होगा, ठीक है। इस कभी कभी कोई सस्ता भी होता है, महंगा भी होता है, तो हम कॉन्स्टेंट नहीं कह सकते कि भाई वो सस्ता ही होता है। तो ये इसका जो आपका मेन विशेषता होगा ना, ये आपका टिकाऊ हो जाएगा, ये टिकाऊ होते हैं। चलिए अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पद्म पुरस्कारों का घटता क्रम है। देखिए आपका भारत में, मैं पुरस्कारों के बारे में भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो भैया भारत में सबसे जो आपका बड़ा पुरस्कार है ना, वो भारत रत्न है, ठीक है। और भारत रत्न के बाद, ठीक है, आपका पद्म पुरस्कार आता है, जो कि कब गठित हुआ ये 1954 में पद्म पुरस्कारों को गठित किया गया। अब पद्म पुरस्कारों में 3 भागे हैं, 3 डिपार्टमेंट हैं। 3 पद्म पुरस्कारों को 3 क्षेत्रों में, 3 चीज़ों में, 3 आपके वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। अब उसमें पद्म पुरस्कारों में, ठीक है, पद्म पुरस्कारों में सबसे सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है ना, वो आपका होता है पद्म विभूषण, ठीक है। अगर वी लग गया यानी कि सबसे सर्वोच्च हो गया। अब यहाँ से विभूषण से वी हटा दो तो आपका हो गया सिर्फ भूषण, तो पद्म भूषण आपका सेकंड सर्वोच्च पुरस्कार हो जाएगा। और जो थर्ड होगा ना, वो आपका पद्म श्री होगा, ठीक है। अगर आप पूरे भारत को लेकर चलोगे तो सबसे पहला भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म श्री, ठीक है। चलिए और इसका गठन, पद्म पुरस्कारों का गठन कब हुआ, 1954 में। आपका पद्म विभूषण जो है सांस्कृतिक साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। चलिए आपका ये खेल कला ये भी, तो आपका ये हो गया पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ऑप्शन 3। अब कह रहा है कि 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर आप मेरे PYQ को देखे होंगे सही से ढंग से, तो मैंने विजयनगर के बारे में अगर छोटा सा क्वेश्चन भी आता था तो उसके सारे वंश के बारे में मैंने डिटेल से बताया आपको, ठीक है। कितने वंश होते हैं आपके, 4 मुख्य वंश थे, ठीक है। स्थापना आपकी संगम वंश ने की थी विजयनगर की, आपके हरिओम बुक का। उसके बाद आपके शुलू वंश आए थे, ठीक है, नरसिंह शुलू। उसके बाद तुलु वंश आए थे, तुलु वंश से ही आपके कृष्णदेव राय थे। और सबसे अंतिम वंश आपका कौन था, अराई विडु वंश था, ठीक है। चलिए वहीं से बोल तो रहा मैं, वहीं से क्वेश्चन घूम रहा है और कुछ नहीं है। अब है कि टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। तो भैया आपका जो टमाटर में जो लाल रंग होता है ना, टमाटर लाल ही रंग होता है ना, तो किसके कारण होता है, तो भाई आप कह सकते हो ये कि लाइकोपिन, ठीक है, लाइकोपिन के कारण इसकी जो रंग है ना वो लाल होती है। चलिए ओके, अब कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर न्यूनतम थी। तो भाई आपके सबसे ज़्यादा जो आपकी लिंगानुपात था वो दादरा नगर एवं हवेली, नहीं वो आपका किस में था, न्यूनतम लिंगानुपात क्या था आपका, कि दमन एवं दीव था ना, दमन एवं दीव। लेकिन यहाँ पे यह क्या पूछा है, साक्षरता दर न्यूनतम पूछ रहा है, ठीक है। तो ये साक्षरता दर आपका है दादर एवं नगर हवेली में, ठीक है। अगर ये पूछे कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, तो यह है आपका दमन एवं दीव में, दमन एवं दीव में। यानी कि 1000 पुरुषों पे बहुत कम महिलाएं हैं, वहाँ पे दमन कर दिया गया महिलाओं को, ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए तो जनगणना से तो भाई हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है MTS का। तो भाई जनगणना से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है ना वो याद कर लीजिए, नहीं तो 300 में जितने भी फैक्ट्स हैं सब याद कर लीजिए, बस हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि 1976 में, ठीक है, आपका 42वां संशोधन 1976 51 आर्टिकल जोड़ा गया, ठीक है, जिसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। ओके, तो भैया वो पूछ रहा है किस पार्ट है, वो संविधान का कौन से भाग में जोड़ा गया है, तो आपका 4A, ये भी मैंने बहुत बार आपको बताया है, ठीक है। चलिए अब कह रहे हैं संजना बाथुला किस खेल से जुड़ी थी। शायद ये भी क्वेश्चन आपके PYQ में आया है पहले। तो भाई जो संजना आपके बाथुला है ना, ये आपके रोलर स्केटिंग इससे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। चलिए रोलर स्केटिंग आपका 1। चलिए और आपका है कि 2023 के महिला प्रीमियर लीग इवेंट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी RCB की कप्तान कौन थी आपकी, तो स्मृति मंधाना, ठीक है। उसमें बहुत फेमस है स्मृति मंधाना जी। कह रहे कि प्रसिद्ध स्थान मासिन राम के बारे में कौन सा कथन सही है। मासिन राम को सुनते ही हम लोग
एक बात हम लोग माइंड में आता है कि भाई यहाँ पे वर्षा बहुत होती है, ठीक है। तो पृथ्वी का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान सही है भैया, ये मेघालय राज्य में स्थित है, ये भी सही है, दोनों स्थित सही है ना। तो आपका केवल क्या, दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। चलिए अब कह रहा है कि भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि साझा करती हैं, भूमि सीमाएं साझा करते हैं। देखिए भारत में ना टोटल 9 देश भूमि आपका बॉर्डर शेयर करती है, लेकिन जिसमें से 9 में से 7 जो है आपका, वो आपका लैंड शेयर करती है, ठीक है, लैंड बॉर्डर। और जो आपका 2 है ना, वो आपका वाटर बॉर्डर शेयर करता है। 2 में आपका एक श्रीलंका हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, और एक होगा आपका मालदीव, ठीक है, मालदीव आपका ये वाटर बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन जो 7 हो गया आपका, आपका भूमि सीमाएं साझा करते हैं, ठीक है, लैंड बॉर्डर। तो ये 7 कौन सा देश है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपका पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है, यहीं पे आपका अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ चाइना हो जाएगा, आपका नेपाल हो जाएगा, यहाँ भूटान हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये कितना हो गया, 5 हो गया, और आपका बांग्लादेश हो गया यहाँ पे, ठीक है, 6 हो गया। एक देश होता है आपका म्यांमार, आप नाम सुने होंगे म्यांमार। तो भैया म्यांमार में ना, म्यांमार से अगर पूछता भी है कि म्यांमार से भारत के कौन से स्टेट आपके भूमि साझा करती है, सीमा साझा करती है, बताइए। तो भैया म्यांमार में आपके जो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है ना, वो शेयर करते हैं। कौन कौन सा, तो आप कह सकते हो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एपी, और आपका कह सकते हो नागालैंड, ठीक है, और आप कह सकते हो मणिपुर, और आप मिज़ोरम। ये जो 4 स्टेट है ना, ये आपके बॉर्डर शेयर करती है आपके म्यांमार से। किससे, म्यांमार से। चलिए तो आपका टोटल 7 बॉर्डर जो है आपका वो लैंड लॉक्ड है, 7 बॉर्डर, और आपका जो टोटल मिला के होगा वो 9 हो जाएगा, ठीक है। और 2 आपका एक्स्ट्रा जो 2 है वो किसका है, तो भैया वाटर बॉर्डर। चलिए ये इंग्लिश है ना, इंग्लिश नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो चलिए ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे बने रहिए जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता ना। कॉन्स्टेंटली मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं उसको देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि जीके में अगर आप जीके को इम्प्रूव कर लोगे ना, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जीके सबसे बड़ा बाधा आता है सिलेक्शन में, ठीक है। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के साथ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।